This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching In Focus. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, बिजनेसमैन का कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तानी इकॉनमी पे, इस पे हम डिस्कशन करेंगे और इस सिलसिले में हमने दावत दी है एक बहुत बड़े बिज़नेस लीडर सिराज कासिम तेली साहब को, जो कि बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ एक आउटस्पोकन बिजनेसमैन लीडर हैं जो कराची और ख़ास तौर से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलात को देखते रहे। हमेशा इन्हीं का ग्रुप जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जीतता है। कराची चैम्बर दुनिया के एक बड़े चैम्बर्स में शुमार होता है और पाकिस्तान का इंडीड सबसे बड़ा चैम्बर है, तो इनकी आवाज़ बहुत बुलंद होनी चाहिए, लेकिन उतनी बुलंद नहीं होती जितना इस शहर का, इस इलाके का कंट्रीब्यूशन है। तो सिराज साहब अक्सर इन मामलात पे बात उठाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वीज़ा विज़ अदर पीपल। हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब। साहब, आपसे पहला सवाल तो मैं ये करूँगा, आप वैसे तो आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वेल नोन नेम है, लेकिन आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलात को भी काफ़ी देखते हैं और आपके जो साथी हैं वही ज़्यादातर चैम्बर को रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं। तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और इस कराची के इलाके की अहमियत को ज़रा समझाएं इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, फिर हम मज़ीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। सबसे पहली बात तो ये देखें, कराची के हवाले से अगर बात करनी है तो ऑब्वियसली कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची बिजनेस इंडस्ट्रियल हब कहते हैं लोग, मगर मैं कहता हूँ कराची ही पाकिस्तान है। और कराची इस वक्त भी आजकल तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से, मगर जो बुरे हालात में भी हमेशा कराची वालों ने और कराची के लोगों ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और है। और कराची से आज भी 60+ रेवेन्यू जाता है। कराची में 2 पोर्ट हैं। कराची की बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी में अगर आप देखा जाए तो छोटे से छोटा कारोबारी, खोखे वाले से ले के बड़े से बड़ी इंडस्ट्री, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे स्टील की हो, चाहे किसी की हो, दैट्स हियर इन कराची। ठीक है, अब दूसरे मुल्क में भी, दूसरी जगहों पे बहुत सी इंडस्ट्री आ गई है। 16,000 के करीब इंडस्ट्रियाँ हैं कराची में। 16,000। और कराची 2.25 करोड़ की आबादी है और कराची में 3500 स्क्वायर किलोमीटर्स पे ये रकबा है। अब आप इमेजिन कर लें कि इतना बड़ा शहर जो दुनिया के 80 मुल्कों से बड़ा है, ऐसे 80 मुल्क हैं दुनिया में जो इस कराची से छोटे, शहर से छोटे। तो ये कराची आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी और इस मुल्क की कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी। अब आप आ जाए कराची चैम्बर पे। कराची चैम्बर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, बल्कि दुनिया के चंद बड़े चैम्बरों में 8वां बड़ा चैम्बर है। 8th बिगेस्ट चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड है, 8 या 7 या व्हाटएवर ये होगा। दूसरा ये कि कराची में तकरीबन 41 या 42 चैम्बर्स हैं, जिसमें अगर सारे चैम्बर्स का मेंबरशिप की टोटल कर ले तो भी कराची की मेंबरशिप ज़्यादा नहीं होगा। कराची में 22,000 मेंबर हैं आज। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त 22,000 डायरेक्ट मेंबर्स हैं, डायरेक्ट जी। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए इसलिए 7 टाउन एसोसिएशन है, 7 इंडस्ट्रियल जोन्स है, साइट रोकोरंगी, लांडी, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, साइट सुपर हाईवे, ये सारे इस पोर्ट कासिम पे बिन कासिम, ये 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में जिसमें 16,000 इंडस्ट्रीज लगी हुई है, दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन साइट ऑन चैम्बर। ये चैम्बर की जेली एसोसिएशन है। और अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेंबर मिला लें तो 50,000 से ज़्यादा होंगे, 50,000 से ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब आप आ जाएं कराची चैम्बर क्या करता है, बिजनेसमैन ग्रुप क्या करता है। बिजनेसमैन ग्रुप को 18 साल हुए। अच्छा। और 18 साल यानी कि 1998 से लेकर आज तक अल्लाह का करम है, 18 इलेक्शंस में कोई इलेक्शन में एक सीट हम नहीं आ रहे। बिल्कुल, ठीक है। पहले 8 या 9 इलेक्शंस हुए जिसमें काफ़ी टफ फाइट होती थी, हाईएस्ट टर्नओवर्स होते थे 50% प्लस,
और हम हर सीट जीतते थे। फिर गुज़िश्ता 9 साल से तो अल्लाह के करम से अनअपोज्ड आते हैं, और उसकी वजह मैं ये समझता हूँ बड़ी सिंपल है कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि कौन काम कराने के लिए आ रहा है, किसका मसला है, इस शहर का मसला हो, इस शहर के रहने वालों का मसला हो, मेंबर्स का हो, और हर वो जायज़ मसला, एक बात समझ ले, जायज़ मसला अगर कराची चैम्बर पे लेके आता है कोई, हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की पूरी मेहनत के साथ। अक्सर सॉल्व भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, मगर हमारी नीयत होती है उस काम की। और कोई नाजायज़ होता है मसला, वो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े से बड़ा कारोबारी आदमी हो, उसको हम सलाम करके मना कर देते हैं। वाह। और ये हमारा एक मोटो था, है, और उसकी वजह से आज बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़े लोग खुश हैं। बिजनेस कम्युनिटी मैं समझता हूँ इस वक्त 90% प्लस तो थी, अब 100% हमारे पीछे है। बहुत और मुबारक सर आपको। कोई इलेक्शन ना लड़ने की वजह से जी वो यही वजह है कि वो इतना काम कौन करेगा। जी जी। प्लस ये मैं आपको एक और बात कराची चैम्बर की बताऊं और बिजनेसमैन ग्रुप का एक मार्का बताऊं, वो है कि 18 साल में से पहले ये था कि हर साल जब प्रेसिडेंट आता था वो फीस के पैसे उड़ाता था, वाह वाह करते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे, खाना पीना खाते थे, घर चले जाते थे। अब ये सिस्टम नहीं है, और वो 18 साल के ये हमारा रिज़ल्ट है जो गवाही देगा कि हमने 18 साल में जेन्युइनली 50 करोड़ रुपये जमा किए, यानी कि नाजायज़ खर्च किसी को नहीं करने दिया, गलत खर्च किसी को नहीं करने दिया, और ऐसे काम किए जिससे चैम्बर का फ़ायदा हो। और उससे ये हुआ कि अब हमने क्लिफ्टन पे एक 2600 गज का प्लॉट खरीदा है, अच्छा जहाँ नई चैम्बर की बिल्डिंग बनाएंगे। सर, आपकी पुरानी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है। 45 करोड़ रुपए का प्लॉट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की। मुझे एक और चैम्बर या कोई दिखा दे एसोसिएशन जिसने इसी जगह खरीदी हो ऐसी प्राइस पे, और ऑफिशियल कमाल ये ऑफिशियल, ये असल प्राइस है जो असल यहाँ प्राइस है, यहाँ और जो छुपा ऑफिशियल है, दिया और जाता डिक्लेयर्ड है। है। जी ये वो वाला काम नहीं है जो जो पाकिस्तान में होता है। जी जी आप समझे मेरी बात? जी जी। तो ये कारनामे, इसी तरह माई कराची एक एग्जीबिशन होता है जिसमें बाहर से बहुत सारे हमारे कारोबारी लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, यहाँ के लोग करते हैं, फैमिलीज आती है, वो भी 13 साल से हो रहे हैं। माशाल्लाह। अब मकसद ये है कि अब अल्लाह का करम है, देर आर ये हम ये कह सकते हैं, और अल्लाह का एहसान है, ऊपर वाले की ज़ात की मेहरबानी है, और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने ईमानदारी से 18 साल काम भी किया है। हराम में 1 रुपया किसी का पब्लिक का नाजायज़ इस्तेमाल करने दिया हो या किया हो, और चैम्बर को जब भी जाएंगे या इस शहर को जब भी जाएंगे यहाँ से किसी भी वजह से, चाहे ऊपर चले जाए चाहे कोई और वजह से, तो कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। माशाल्लाह आपके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एसराज साहब, ये आपके बिजनेसमैन ग्रुप की तरफ से भी और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी अक्सर आप लोग गवर्नमेंट से बहुत सारी डिमांड्स करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि गिवन जो आप बता रहे हैं कि 60% टैक्स कंट्रीब्यूशन, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना बड़ा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन के बावजूद हम आप लोगों की बातों की वो पजीराई नहीं देखते, अहमियत गवर्नमेंट के अंदर नहीं देखते जो नॉर्मली और मुल्कों में देखी जाती है। कोई इतने बड़े ग्रुप की तरफ से जो डिमांड आता है, एक डिमांड रिसेंटली जो बड़ा बहस हुआ जिसमें नेशनल लेवल पे, वो ये था कि आप लोगों ने कहा कि हम तो जो हमारा ड्यू कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो कि 21% ऑफ जीडीपी का हिस्सा है, उसका जो टैक्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। उस पर जो ज़मींदार तबका था काफ़ी आप लोगों से ज़्यादा नाराज़ भी हुआ। ये क्या कंट्रोवर्सी है? कंट्रोवर्सी नहीं है। एक बात आप समझ लें कि जब तक इस मुल्क में इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर वो कोई भी इनकम हो किसी भी जरिए से आए, और चाहे वो एग्रीकल्चर की हो चाहे ये बिजनेस की हो, इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो इस हिसाब से नहीं बना हुआ कि इस मुल्क के मफाद में क्या है और इस मुल्क के लोगों के मफाद में क्या है, टैक्स किस तरह वसूल करने चाहिए और वो टैक्स किस तरह इस्तेमाल होने चाहिए जिस पर लोगों को ट्रस्ट हो। ये सिस्टम नहीं है। यहाँ सिस्टम है जो कुर्सी पे बैठा होता है या जो ब्यूरोक्रेसी है, जो FBR की जो लोग हैं, उनकी मर्ज़ी पे चलता है, और वो मर्ज़ी ये होती है कि आपसे टैक्स ले लेंगे डबल,
मेरे से ताल्लुकात है तो मेरा टैक्स छोड़ देंगे, हालांकि मेरा आपका कारोबार एक होगा, हर चीज़ एक होगी, उसूलन आपका मेरा टैक्स भी एक होना चाहिए और एक लेवल पे होना चाहिए। अगर आप देखो तो जितने भी टैक्स है सिराज साहब आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ ज़रा सा हमें ब्रेक लेना है। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू इन फोकस। हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान इकॉनमी। हमारे पास एक लीडिंग बिजनेस लीडर सिराज कासिम तेली साहब मौजूद हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान कराची की हमें समझाई, 60% ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का, दुनिया के 7वें बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स माना जाता है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको सिराज साहब रेगुलरली एक तरह से इनडायरेक्टली लीड करते हैं और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत जल्द उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लॉट भी ले लिया क्लिफ्टन के इलाके में। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत चैम्बर की बिल्डिंग भी बनेगी। अभी जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, गांधी साहब ने शायद इसका इफ्तिताह किया था, वहाँ पहुँचना ज़रा मुश्किल होता है। सिराज साहब आखिर में अभी बता रहे थे कि टैक्स का जो निज़ाम यहाँ है वो सही नहीं है, बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। जो आदमी फेवरेबल होता है या जिससे कुछ कंसिडरेशन होता है उसको टैक्स छोड़ दिया जाता है, और ठीक वैसे ही कारोबार पे बेइंतहा टैक्स लगाए जाते हैं। तो सर साहब अभी आप आखिर में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ इशारा कर रहे थे कि ज़्यादा टैक्स मैं ये कह रहा था इनडायरेक्ट कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो सही नहीं है। उस निज़ाम के तहत जहाँ टैक्स लेना चाहिए, जिनसे लेना चाहिए, नेट में जो लोग होने चाहिए नहीं है। अगर आप नोट करें ना, बात क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। सेल टैक्स आपका फ्यूचर का टैक्स है, वो हर जगह पे नहीं है, और इनकम टैक्स वो हर देने वाले कितने कम हैं। यानी कि 22 करोड़ पे 20-22 करोड़ की आबादी में आप हिसाब तो लगाओ कि ये 6-7 लाख लोग टैक्स देते हैं इनकम टैक्स, और वो भी ज़्यादातर सर्विस करने वाले और बहुत ही कम दूसरे लोग हैं। बात यह है कि एक्चुअली अनइवन सिस्टम है, और सबसे बड़ी खराबी ये है कि यहाँ पे करप्शन बहुत है इस निज़ाम में। और जितनी भी बड़ी आपकी इकोनॉमी आज है, मैं समझता हूँ कि इससे 2 गुना ज़्यादा 2 नंबर की इकोनॉमी है, और वो टैक्स से बाहर है, वो टैक्स नेट से बाहर है। वो जो टैक्स नेट से बाहर है उनको क्यों नहीं पकड़ते? देखिए, मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ, जब शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर थे उससे पहले भी ये बात होती थी, और पीपल्स पार्टी के दौर में और मुशर्रफ साहब के दौर में और नवाज शरीफ के अब दौर में एक ही बात है कि भाई उनको क्यों नहीं पकड़ते। मैं आपको तरीके मिसाल देता हूँ। मोबाइल डाटा, मोबाइल कंपनियाँ हैं, इनके पास डाटा मौजूद है हर इंसान का इस पाकिस्तान में जो मोबाइल इस्तेमाल करता है। इधर मुशर्रफ के दौर का बूट वालों ने जो सर्वे किया उसका डाटा मौजूद है, इधर नादरा का डाटा मौजूद है, इधर FBR कहता है कि इनके इस रिसर्च में डाटा मौजूद है। और ये लोग कहते रहे कि 7 लाख ऐसे लोग हैं या 8 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, और ये वो लोग हैं जो मर्सिडीज़ में, BMW में, प्राडोज में घूमते हैं, जो 4,000 गज के मकान में रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और साल में 2 दफ़ा बाहर जाते हैं घूमने के लिए। ये वो लोग हैं जो टैक्स नेट में नहीं है, NTN नंबर नहीं है, NTN नंबर ही नहीं है, NTN नंबर ही नहीं है। अब मुझे ये जवाब कौन देगा? हम कहते हैं इनको बुरा लग जाता है, हर हुकूमत को बुरा लग जाता है। भाई ये जवाब कौन देगा कि वो कौन है? भाई हमारे मामा, चाचा, भतीजे, रिश्तेदार है, कौन है? ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी है वो कौन है? क्यों इनको पब्लिक नहीं करते? क्यों इनकी तस्वीरें अखबार में नहीं छापते? अगर सिराज तेली के पास ये सारी चीज़ें हैं और टैक्स नेट में नहीं है, अब अखबार में फ़ोटो दो उसका, ताकि दुनिया देखे कि ये वो बंदा है जो ये TV पे बैठा है, हर जगह पे ये बातें करता है और टैक्स नेट में नहीं है। क्यों नहीं देते? अब मसला ये है कि यह नीयत नहीं है, यहाँ टैक्स लेना नहीं है उन लोगों से, टैक्स उनसे लेना है जो टैक्स देते हैं, जो ऑलरेडी टैक्स ने नेट में उनकी गर्दन दबा दी है। मजीद उनको टैक्स देते रहो देते रहो। अब कब तक होगा? ये तो कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह का एहसान है इस मुल्क के ऊपर के चल रहा है, वरना लूटने वालों ने तो लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ, और हम चैम्बर से भी कहते रहे हैं कि मेहरबानी करके इसको में रिफॉर्म्स लाए और जज़ा सज़ा दोनों साइड पे रखें। बात क्या है कि आप बिजनेसमैन छोटी सी गलती करता है तो आप उसको चोर कह देते हो,
और ब्यूरोक्रेट अगर बिजनेसमैन के कपड़े उतार दे और बाद में माफ़ी मांग ले प्राइवेट में और केस हार जाए तो वो तो उसका प्रमोशन हो जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। तो ये तो काम ये पाक दुनिया में कहीं नहीं होता। अब ये पनामा लीक्स की बातें हो रही है, क्या है ये क्या है? ये एक्चुअली देखा जाए तो ऑफशोर कंपनीज है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि है कि नहीं है, मौजूद है, जिसकी भी है सामने। अब इस पे बहस कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान को इधर उधर कर रहे हैं, सारी दुनिया में शोर हो रहा है। मैं इसमें एक बहुत अच्छा सा प्रपोजल देना चाहता हूँ, अगर आप प्लीज प्लीज। इसलिए कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मैं सियासतदान नहीं हूँ और मुझे इससे सरोकार नहीं है कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, बिजनेसमैन भी है जो भी है सारे। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का जिस तरह का निज़ाम है इसमें कुछ होने का नहीं है और ये सब बातें होती रहेंगी और मामला ख़राब हो जाएगा। क्यों ना इस मुल्क का फ़ायदा किया जाए, और इस मुल्क का फ़ायदा इसमें है कि ये जो पैसा बाहर पड़ा है ये इस मुल्क में आ जाए, और उसका इलाज ये है कि फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए और उस अमेंडमेंट के ज़रिए एक ऐसी किस्म की इम्यूनिटी दी जाए कि जिस शख्स का नाम पनामा लीक्स या किसी भी लीक में या किसी भी ऑफशोर कंपनी में ट्रेस आउट हो गया तो हम उसको 10 दिन का टाइम देंगे, 10 दिन में वो सारा पैसा पाकिस्तान ले आए और ला के उसके ऊपर 10% 5% टैक्स भर दे और वन टाइम टैक्स देवे और आराम करे, मौज करे, कोई पूछा नहीं जाएगा। अगर वो नहीं करेगा और उसका नाम उधर है तो वो पैसा गया ही गलत तरीके से है, सबको पता है, उसमें डिस्कशन किया है, उसको यहाँ उठा के बंद कर दो, बंद जेल में डालो, सिंपल, और कुछ नहीं। या बंद कर दो या उसको बोलो भाई 10% टैक्स दे और मौज कर, और उस तारीख के बाद आना जाना पैसे का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ भी। वो इसलिए नहीं, तो इतना पैसा इस मुल्क में आ जाएगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे पॉलिटिशियंस का हो, चाहे बिजनेसमैन का हो, इसलिए सब है ना इसमें, तो इसमें सारे लोग हैं। इसमें अगर ये आप सोचें कि पनामा लीक्स की एक कंपनी है जिसका ये मामला है और वो भी चौथे नंबर पे, वहाँ 200 कंपनियाँ हैं पनामा में, और इसके अलावा दूसरे ऑफशोर इलाके हैं जो मिसाल के तौर पे दुबई है, केमन आइलैंड है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, बहामास है, आइल ऑफ वाइट है। अगर ये सारे इलाकों में जहाँ जहाँ ऑफशोर कंपनियाँ हैं और वो पब्लिक हो जाए, और वो कम से कम 1500 ऐसी कंपनियाँ होंगी या 2000, वो पब्लिक हो जाए, तो शायद ही पाकिस्तान में एक फौजी, एक जनरल, एक पॉलिटिशियन, एक बिजनेसमैन, कोई नहीं बचेगा। 90% तो होंगे ही होंगे। तो आप पॉइंट ये समझो कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये मामला हल भी नहीं होगा और ये झगड़े चलते रहेंगे, और इसका इलाज ये है कि इम्यूनिटी, एक डेट कट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल, ताकि रिवर्स ना हो, और उसके बाद हर शख्स जिसका नाम आया, सिराज तेली का नाम आ गया, या तो पैसे ले आए, प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के टैक्स भर दे, यहाँ शो कर दे, 10% टैक्स भर दे, मामला ख़त्म हो गया। अगर वो नहीं करता तो उसको बंद कर दो, नो डिस्कशन। अगर ये आप कर दो, बात आप कह रहे हैं, अगर इस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान के तो हालात ही बदल जाएंगे। इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, और इतना मुल्क में इतनी खुशहाली आ जाएगी, वो पैसा डेवलपमेंट में काम आएगा। और अब तो देखो ना यार, इतना सारा साल, 60 साल आप लोगों ने जो करना था कर लिया, अब कम से कम 10-15 साल मुल्क की खातिर कुछ काम कर लो ताकि मुल्क बन जाए, गरीबों का फ़ायदा हो। गरीब भूखा बैठता है, आप ठाठ से घूमते हो, फिरते हो, मौज करते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, ठीक है, आपको भी अल्लाह देता है, उसको भी अल्लाह देता है, मगर आपका पैसा अगर नाजायज़ तरीके से आया हुआ है तो ऊपर तो जवाब देना है ना, आपने ऊपर तो जाना है ना, अपनी कब्र में तो जाना है ना, वो कोई नहीं सोचता। यहाँ तो ऐसा लगता है इस मुल्क के लोग ऐसे हैं शायद इनको मरना ही नहीं है, कब्र में ही नहीं जाना। हाँ बिल्कुल, आखिरत पे बिल्कुल यकीन नहीं है, अदरवाइज ये काम कर ही नहीं ना सकता है। एक गरीब मुल्क जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ से आप पैसे उठा के जाके पनामा में और कहाँ कहाँ रख रहे हैं। पैसे हलाल के हैं कि हराम के, मसला ये कि हलाल का पैसा क्यों कोई लेके जाएगा। आप लोग जैसे कारोबारी लोग हैं जो बिजनेस देते हैं पैसा, वो तो उल्टा हर तरफ से पैसा लगाते हैं कारोबार में, आपको शॉर्टेज पड़ती है, आपको क्या जरूरत पड़ी कहीं लेके जाने की। बिल्कुल, पैसा तो वो लेके जाएगा जो जिसने रिश्वत में कमाया, जिसने कोई गलत चीज़ बेच के कमाया, और उसको बाहर छुपाना है उसको। बिल्कुल, आप लोगों को क्या छुपाना है, आपका जो सामने है सब एसेट है। अब जो होना था हो गया। आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान में कभी भी कोई चीज़ का सद्देबाब हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका कैसे होगा? नहीं होगा।
सारी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में और दुनिया के कल्चर में फ़र्क है। वहाँ वो लोग रियलाइज़ करते हैं चीज़ों को, हम नहीं करते। हम तो मानने को तैयार नहीं है, मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैंने क्या किया, गलत किया, सही किया। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। एक किस्म का फैसला होना चाहिए। तो फैसला ऐसा होना चाहिए कि आज के बाद ये कट ऑफ डेट है, छूट है, पैसा ले आओ, ले जाओ, जो करना करो, मगर इस तारीख तक का जो पैसा बाहर है हमें पता चल गया तो हम आपको अंदर कर देंगे, या आप उस प्रॉपर्टी के 10% भर दो या पैसा वापस ले आओ और 10% भर दो, आपको नहीं पूछा जाएगा। सर सवाल ये पैदा होता है ना, जैसे आपने शुरू में बताया कि 7 लाख लोग आइडेंटिफाइड हैं जो कि नज़र आते हैं, उसको आप छुपा भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो इतनी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, लेकिन वो एनटीआर नंबर ही नहीं रखते। अभी नासिर खान साहब जो अभी FBI के चीफ हैं, उन्होंने एक बात दोहराई अली अरशद हकीम वाली, जो जरदारी के दौर में FBI चीफ थे, पहले नादरा चीफ भी थे। उन्होंने ये कहा कि 7 लाख नहीं बल्कि 35 लाख लोग ऐसे हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए। वही आप वाली बात स्टार्ट किया मोबाइल से। हाँ भाई, एक सिराज तेलिया तारिक खान मोबाइल कितना इस्तेमाल करता है, लाखों कितनी दफ़ा ट्रैवल, ये सब चीज़ें छुप तो नहीं सकती ना। समझता हूँ। तो वो 35 लाख की अगर ये बात हो रही है, और प्लस आपने जो पनामा की बात की, पनामा में तो ये ऑफशोर जो पैसा है, बताते हैं सर 23 ट्रिलियन है, जो कि अमेरिकन इकॉनमी और चाइनीज़ इकॉनमी के मिला के बराबर है। तो पता नहीं उसमें हमारा कितना है। अगर 1 ट्रिलियन हो तो हम लोग तो पैसे संभालना मुश्किल हो जाएगा सर यहाँ पे। नहीं, आज आपकी बात अगर मान ली जाए, इसके जवाब में 2 बातें करूँ। एक तो ये चेयरमैन FBI निसार साहब की बात करूँ। ये माशाल्लाह नीचे से ऊपर गए, कलेक्टर लेवल से, हर लेवल से गुजर के गए, और इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। देखिए, मेरी आदत है, जो गलत होता है मैं उसके मुंह पे कहता हूँ गलत है, और मैं समझता हूँ ये अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, अच्छी जगह पे पहुँच गया है, और हो सकता है मेरी भूल हो के ना हो, मगर ये जो बात अगर कर रहा है, जिस कुर्सी पे बैठ के कर रहा है, तो हम कौन होते हैं उस बात को डाउट करने वाले? जी, हमें तो उसूलन इनकी बात को समझ के मानना चाहिए कि सही कह रहा है। बिल्कुल। और अगर ये सही कह रहा है तो फिर यही जवाब दे, और यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जवाब दे कि वो 35 लाख कौन है भाई। वही सवाल है मेरा। वो तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे चाचा भतीजे है, कौन है? और वो अगर है तो उनको छोड़ के दूसरों से टैक्स लेने का तुम्हारे पास क्या हक बनता है? सिंपल सी बात है। आप टैक्स जिन लोगों से ले रहे हो उनको छोड़ के, तो आपका हक नहीं बनता। आपका हक ही नहीं बनता कि आप टैक्स मांग सको जब तक उनसे ना लो। हम मानते हैं कि टैक्स देने वालों में भी खामियां होंगी, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी में भी चोर होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, मगर उसको जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसको छेड़ने से पहले, तंग करने से पहले, उसको दबाने से पहले आपको उनसे वसूल करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात आपने कही ना कि 2000 पता नहीं कि 300 ट्रिलियन वगैरह पैसा है, 23 ट्रिलियन पैसा है, डॉलर। आज अखबार में कल के पढ़ रहा था या आज के पढ़ रहा था, और किसी का स्टेटमेंट है, और उस पर मुझे अभी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जितना पैसा बाहर पड़ा है ना, या जितना पैसा 2 नंबर का है, मिसाल के तौर पे, कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसके 2 गुना ज़्यादा 2 नंबर की इकोनॉमी है। तो वो 2 नंबर की इकोनॉमी है ना, उसका 35% बाहर है, 65% इधर ही इसी मुल्क में। अब ये बात समझ आती है, और ये कौन सा है 65%? इधर ही छुपा हुआ है। यानी कि आपने इनविजिबल अकाउंट्स में, सस्पेंस अकाउंट में 2 नंबर के चैनल्स बने हुए हैं कि आपने रॉ मटेरियल भी 2 नंबर के पैसे से खरीदा और फिनिश प्रोडक्ट भी 2 नंबर में बेच दिया। बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ 2 नंबर की आती है और 2 नंबर में चले जाते हैं। तो पूरा चैनल 2 नंबर से चलता है। प्लस ये प्रॉपर्टी है आपके पास पाकिस्तान में, जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको मिसाल दी चैम्बर की। अब जहाँ मैं 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले सकता हूँ कराची चैम्बर की, और ऑफिशियल डिक्लेयर कर सकता हूँ और ऑफिशियल लेता हूँ, उसी इलाके में 15% कलेक्टर्स वैल्यू है। यानी कि 15%, 50 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो 75, 7.5 करोड़ रुपये डिक्लेयर करते हैं लोग, सिर्फ 15%। बाकी जो पैसा है वो है, पैसा तो है ना, मगर वो 2 नंबर का है, वो है उधर ही, उसी जगह पे डाला हुआ है, पार्किंग की हुई है। अब देखो, अब टाइम आ गया है कि खुल के बात की जाए। हमारे मुल्क में 2 खराबी हैं, इसको ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। एक खराबी है कि सच नहीं बोलता कोई,
और सच सुन नहीं सकता। सच बोलने वाले के पीछे पड़ जाते हैं। हम लोग सच बोलते हैं तो हमारे चैम्बर में हुकूमत के लोग बहुत कम आते हैं, डरते हैं कि इनको जवाब देना पड़ेगा। हर उस जगह पे जाते हैं जहाँ चमचे मिलते हैं, तारीफें होती हैं, जहाँ तारीफें होती है, चमचे मिलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी हाँ सही है, बिल्कुल आवाम को यही। और दूसरा ये है कि हर आदमी को वो काम करना है जो उसका नहीं है। मकसद ये है कि पॉलिटिशियंस को बिजनेस करना है, बिजनेसमैन को सियासत करनी है, फौजी को सियासत करनी है, टीवी वाले को फौज का काम करना है। मकसद ये है कि जिसका जो काम है ना वो नहीं करके दूसरा करना, दूसरे का काम करना है और दूसरे की टांग खींचनी है, दूसरे की तनकीद करनी है। अब ये हाल है इस मुल्क का। तो जब तक आप ये 2-3 करेक्शन नहीं करोगे, सच बोलने का, अपना काम करने का, अपने गिरेबान में झांक के ये फैसला करो कि आप में क्या खामी है और आप क्या चाहते हो और आप सही करना चाहते हो अपने आप को कि नहीं, और ये सोचो कि आपको मुसलमान हो, एक दिन मरना है, आपका ईमान है, और अगर मरना है तो कब्र में जाना है और ऊपर वाले को जवाब देना है। यहाँ तो माशाल्लाह हमारी ताकत अल्लाह ने दे दी, हम आपको चकमा दे जाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, मगर वहाँ किसको जवाब देंगे, वहाँ क्या जवाब देंगे? अल्लाह के पास जाके आप कैसे जवाब देंगे कि यहाँ जो बेचारा मोटरसाइकिल चला रहा है उसके ऊपर आप 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 40 रुपये का टैक्स ले रहे हैं, एक लीटर में 40 रुपये टैक्स। GICD लगा दिया आपने गैस के ऊपर, इतना गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी वजह से इतना महंगा गैस हो गया कि सिराज साहब आजकल जो CNG कराची में बिक रहा है 67.5 पे बिक रहा है और जो लाहौर में बिक रहा है वो 41.9 पे बिक रहा है। उसकी वजह फ़र्क बताई गई कि जो इम्पोर्टेड कतरी गैस आ रहा है उसके ऊपर क्योंकि GICD अप्लाइड नहीं है और 21% GST भी अप्लाइड नहीं है, इसलिए उसकी कीमत इतनी 25 रुपये कम है। तो ये किस तरह का निज़ाम है कि आपके लोकल चीज़ इतनी महंगी और बाहर की चीज़ इतनी सस्ती। और इसी तरह अगर आप बात करें आटे की, आटा यहाँ 50 रुपये का बिक रहा है, दुनिया भर में 22 रुपये का गंदम बिक रहा है। पिसने के बाद कितने का बिकना चाहिए? 25 से ज़्यादा का तो नहीं बिकना चाहिए। अभी जो गाँव में ख़रीदा जा रहा है गंदम 22 से लेकर 30 के दरमियान ख़रीदा जा रहा है, लेकिन 50 का आटा बिक रहा है। इतना ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट लिया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वापस मैं आऊँगा आपको फिर से वो जो आप लोगों की बात पे निसार खोरो साहब ने जवाब भी दिया है, कोई वो जो आपने कहा कि एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दिया जाता, किसने कहा? मगर बात उस पर जवाब उन्होंने एक दिया है और वो बात उनकी सही भी लगती है। आपने कहा कि इनकम पे टैक्स होना चाहिए, सबको बराबरी से होना चाहिए। 4 लाख की एग्जम्पशन है, तो एग्रीकल्चर इनकम में भी अगर 4 लाख से ज़्यादा किसी की आमदनी है तो उसको टैक्स देना चाहिए आपके फॉर्मूले। लेकिन उन्होंने ये बताया है अपने जवाब में आप लोगों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पॉइंट पे कि जी जो एग्जम्पशन दी गई है एग्रीकल्चरिस्ट को वो शायद सिर्फ 58,000 है। उन्होंने कोई एक मिसाल बताई कि अगर इतनी आमदनी है तो उसको 22,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, हालांकि ज़ीरो होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको कोई इल्म है कि एग्रीकल्चर इनकम वालों पे एग्जम्पशन 58 है और नॉर्मल पे 4 लाख है? निसार खोरो साहब की बात है बिल्कुल, जो भी है आर्गूमेंट के लिए तो ठीक है। मेरा सवाल, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल बड़ा सिंपल है कि भाई एग्रीकल्चर पे अगर आप शोर हो रहा है और आज से नहीं हो रहा, इतने सालों से हो रहा है, और वो कहते हैं ना लैंड रिफॉर्म्स, वो कभी नहीं हुए इस मुल्क में। इंडिया आज कामयाब इसलिए है कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए। जब पाकिस्तान बना ना, या तो इस्लाम के नाम पे रोक दिया गया उसको। हाँ, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए। यहाँ पे छोटा किसान पीसा जाता है और बड़े वडेरे वो अपना डिक्लेरेशन सही नहीं करते। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि हर चीज़ ओपन करो, सामने लाओ, टेबल पे रखो और ईमानदारी से अपने गिरबान में जाके के टैक्स दो। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो ये नहीं कह रहा, आर्ग्यूमेंट में जा ही नहीं रहा। हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट आपका सही निकले, हो सकता है मेरा कुछ सही निकले। मसला ये आर्ग्यूमेंट है क्यों? आर्ग्यूमेंट इसलिए है कि हम अपना टैक्स छुपाना चाहते हैं या हम अपने टैक्स को बचाने के लिए या इस मुल्क को नहीं देना चाहते, इसलिए आर्गूमेंट है ना। अगर मुझे टैक्स देना है और ईमानदारी से देना है तो ये जितने इस वक्त विद होल्डिंग टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं, आप कह रहे हो गैस पे, पेट्रोल पे जो टैक्स लगे हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये जीरो होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। एक टैक्स होना चाहिए और वो एक टैक्स भी इतना टैक्स दे सके कि पूरा मुल्क उसमें ठाठ से चले। वो कैसे होगा? हमारी नीयतों पे होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारी नीयतों पे होगा।
और वो नीयत है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें फिर हम ब्लेम किसी को नहीं कर सकते। हमारी पूरी सोसाइटी ऐसी हो गई है, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता। हमने अपनी अपनी नीयतें ठीक करनी है। जब नीयत ठीक करेंगे, हुक्मरान ठीक करेंगे नीयत, अवाम नीयत ठीक करेंगे, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। मगर आप अगर ये कहो कि हर कोई स्मार्ट है, हर कोई तेज़ है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, हर कोई तरीके आते हैं, तो ये जो तरीके पाकिस्तानी इस मामले में भी होशियार है ना, ये जो अपनी अकल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके टैक्स चोरी में, या बेईमानी में, या चकमे देने में, और उस ताकत से ऊपर चले जाते हैं, इलेक्शनों में भी उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। ये सारी हमारी सारी सोसाइटी है, द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी इज गॉन बैड। मैं तो ये कहूँगा, तो जब तक हमारी सोसाइटी का फैब्रिक ठीक नहीं होगा, ये सारी बातें नहीं हो सकती। और उस सोसाइटी के फैब्रिक को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम है सच बोलो, और अपने अपने गिरबान में झांक के फैसले करो, और फिर वो फैसले करो जो मुल्क के मफाद में हो। हमारे यहाँ तो कानून बनते हैं ज़ाती मफाद के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं ज़ाती मफाद, SRO आ जाता है अपने फ़ायदे के लिए। हाँ, मैं तो कानून, कल को देखो ना, मेरे पास पावर आ जाए और मैं भी कल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दूं कि सिराज तेली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेगा जब तक जिंदा है। अब फिर कल क्या होगा, टेबल पे बहस करेंगे तो ये पार्लियामेंटेरियन बहस करेंगे, ये तो कानून है। हाँ, बस कानून है, ये तो कानून है, बस सही है। हाँ, ये तो कानून में लिखा है। आप आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हो। अब ये नहीं बोलेंगे क्यों ऐसा कानून, ये नहीं बोलेंगे कि आपने आइन में गलत कानून क्यों बनाया। हाँ, ये नहीं बोलेंगे, आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। साहब, आप जो बातें कहते हैं, यकीन मानिए मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, ऐसी बात आज तक नहीं सुनी ना। कोई और बोल सकता है जैसी आप बात करते हैं। दैट्स व्हाई यू आर द लीडर ऑफ बिजनेसमैन एज ए होल। मैं भी एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो आप ही की तरह हम लोग देखते हैं। आपने जो ये बात आज कह दी है पनामा लीक वाली, वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बात है, और उस पर अगर अमल हो जाए तो वाकई इस मुल्क के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। और क्यों ना किया जाए जबकि कौम के फ़ायदे में है। साथ ही साथ आपने जो बात की 7 लाख की या 35 लाख की, कि लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने तो मोबाइल से शुरू कर दिया, मोबाइल तो सबके पास आजकल है। बिल्कुल है। तो कौन छुप सकता है कि जी किसको कितने घंटे बात करता है, कितने मिनट का पैसा डालता है। छुपाना तो आजकल मुश्किल है। तो आजकल कोई मुश्किल तो नहीं है अगर नीयत साफ़ हो कि टैक्स कलेक्ट करना। तो अगर ये आपने कहा कि पहले 35 लाख लोगों से टैक्स लो, उसके बाद गरीबों की तरफ आओ, अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क तो बहुत बदल जाएगा। सर, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? अरे भाई मेहरबान, मुझे कोई बनने भी नहीं देगा, मुझे बनना भी नहीं है। नहीं, देखिए इस मुल्क के खराबियों की एक वजह यह भी है कि आप जैसे लोगों ने कहा कि जिस सियासत में नहीं पढ़ना, अगर पढ़ते ये बात आपकी तो आज हालात शायद कुछ और होते। बात सही है, मगर मसला ये है कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए, मुझे सियासत नहीं करनी। इसलिए नवाज शरीफ भी तो बिजनेसमैन थे और बाद में बन गए सियासतदान, सियासत में आ गए और अच्छे पॉलिटिशियन है, उसमें कोई खामी नहीं है, और वो मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहा है। ये दूसरी चीज़ों को ज़रा साइड पे रख के देखो कि जो काम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ बिजली का काम बहुत अच्छा हो रहा है। अल्टीमेटली बिजली का काम रिजॉल्व होगा। गैस में थोड़ी सी मसले है, मगर फिर भी उस पर भी काम काफ़ी हुआ, पहले से बेहतर हुआ, पहले से बेहतर है। बिजली भी पहले से बेहतर है, और मैं समझता हूँ हो जाएगा। सिर्फ मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो मेहनत है, काम है, वो तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर इनके जो साथी हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में खेलते हैं, और वो FBR जैसे के लोगों के हाथ में खेल के कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं जिससे बिजनेसमैन नाराज़ है। डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं जो नहीं होने चाहिए, और वो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं होने चाहिए जो समझते भी हुकूमत के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपनी ज़ात के लिए पैसा बनाते हैं। वो डिस्क्रेशनरी पावर्स करप्शन बढ़ाता है, वो एक्चुअली इंसेंटिवाइजेशन है करप्शन का। टैक्स के रेट्स बढ़ाना और डिस्क्रेशनरी पावर देना, ये दोनों वो चीज़ें हैं जो करप्शन को ऊपर ले जाती है। जैसे पनामा लीक पे अकाउंट में इजाफा हो जाता है। कासिम साहब, आपसे बात इतनी रह गई, दिल बिल्कुल नहीं भरा, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको तकलीफ देंगे, प्लीज़ आइएगा। नाज़रीन, कासिम तेली साहब, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, आज ऐसी ऐसी बात बोल गए जो मैंने तो आज तक नहीं सुनी है, आपने भी नहीं सुनी होगी। पनामा लीक के बारे में ऐसी बात बता के गए हैं कि इतनी बड़ी रकम वहाँ पे मौजूद है कि बजाय उनको डंडे मारने के उन्होंने कहा कि 10 दिन का टाइम दो, कि भाई अभी भी एक टाइम हम आपको दे रहे हैं, सारे पैसे वापस ले आओ, उसके ऊपर 10% टैक्स दे दो, उसके बाद आपको माफ़, और अगर 10 दिन के बाद नहीं लाए
तो ये सारे लोगों को सीधे उठा के पहले जेल में बंद करें, लगाएं उनको ठुड्डे, उसके बाद उनसे कहें कि भाई ये पैसा तुमने कहाँ से कमाया था, कैसे बाहर लेके गए थे, कहाँ रखा, क्यों रखा, और उसकी फिर उनको सज़ा होनी चाहिए, सज़ा। दूसरी बात जो वो बहुत बड़ी कह के गए हैं वो ये है कि जो अभी FBI के चीफ हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, खान साहब हैं, जब वो कह रहे हैं कि 35 लाख लोग आइडेंटिफाइड है थ्रू नादरा डाटा, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। इनका ये कहना है कि जब तक इन 35 लाख लोगों से टैक्स ना लिया जाए, किसी भी गरीब से किसी भी मद में, चाहे मोबाइल के ऊपर हो, चाहे मोटरसाइकिल के रिक्शे पेट्रोल पे हो, टैक्स लेना बिल्कुल हराम है। दूसरी बात उन्होंने कही कि लोगों को आखिरत नहीं भूलना चाहिए, हर आदमी को मरना है, अल्लाह के पास तो जाके आपको जवाब देना है, अभी भले आप जितना हेरी फेरी कर लें। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।